सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एज यू ऑल नो कि डे 2 है। सो एक काम करते हैं, पहले कल वाला जो हमने डिस्कस किया था एक बार कल के टॉपिक्स बस रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर आज का डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल हमने पहले देखा था ब्राउज़र टू सर्वर मॉडल कि अगर एक रिक्वेस्ट तुम्हारे ब्राउज़र से ओरिजिनेट होता है सो हाउ इट गोज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डीएनएस का फंक्शनिंग देखा था कि एक डीएनएस सिस्टम काम कैसे करता है, कि अगर तुम एक example.com लिखो तो उस एड्रेस का आईपी कैसे वापस तुम ब्राउज़र को पता चलता है एंड फिर ब्राउज़र उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजता है। फिर हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देखा था कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं एंड क्या होता है, राइट। फिर हमने बर्ब सूट देखा था जो कि ये टूल है, एंड बर्ब सूट के एक दो यूजेस देखे थे जैसे इंट्रूडर, रिपीटर एंड डिकोडर टैब्स, ये सब देखे थे एंड बेसिक रिक्वेस्ट वगैरह देखे थे। फिर उसके बाद हमने 3 बग टाइप्स कवर किए थे, जिसमें पहला था सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यानी कि कंपनी एंड इनके एम्प्लॉयज़ रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा या फिर कोई भी सेंसिटिव डेटा जो कि गूगल, गिटहब या उनके खुद के वेबसाइट पे इनडायरेक्टली या अननोइंगली एक्सपोज होता है, इसका भी डेमो देखा था। फिर हमने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा था कि एक एसक्यूएल क्वेरी जो तुम पीएचपी, नोड.जेएस या जैंगो के एप्लीकेशन में लिखते हो उस क्वेरी से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उससे लॉगिन बाईपास कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर पूरा तुम यूज़र्स देख सकते हो कि उस टेबल में क्या क्या यूज़र्स हैं। फिर हमने लास्ट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखा था जो कि बेसिकली किसी वेबसाइट में खुद का स्क्रिप्ट इंक्लूड करना होता है, एंड इसके दोनों टाइप्स देखे थे, स्टोर्ड एंड रिफ्लेक्टेड। सो आज डे 2 में हम लोग देखेंगे 2 और बग टाइप्स, SSRF और LFI, एंड बग बाउंटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रादर दैन हम लोग वल्नरेबिलिटी से कवर स्टार्ट करें, बग बाउंटी से ही स्टार्ट करते हैं एंड फिर इनमें ही ये 2 चीज़ें कवर कर लेंगे। सो बिफोर ये 2 बग टाइप्स समझे, हम लोग ये समझते हैं कि एक सर्वर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो इसके लिए जैम बोर्ड होगा सबके पास, तो जैम बोर्ड पे देख लो, जैम बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करूँगा तो उससे मदद मिलेगी सर्वर का बेसिक डायग्राम समझने में। तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट देख लो। सो फॉर एग्जांपल इसे एक सर्वर समझो या फिर लिनक्स का बॉक्स, ठीक है। रादर देन मैं एक स्केच पैड बनाता हूँ तुमको। सो सपोज करो कि ये एक सर्वर है, ठीक है। एंड अभी सर्वर बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक लिनक्स का ही बॉक्स होता है, ठीक है। सो एक लिनक्स का बॉक्स क्या हो, मतलब एक जो मेरा भी जो सिस्टम है वो खुद एक लिनक्स ओएस चल रहा है, राइट। तो इसी को एक लिनक्स का बॉक्स समझो। तो इन केस ऑफ एक लिनक्स बॉक्स है तो लिनक्स में इतनी डायरेक्टरीज होंगी, राइट। तो ये जितनी डायरेक्टरीज होंगी एक लिनक्स के बॉक्स में चल रही होंगी, राइट। एंड फॉर एग्जांपल अगर तुम एक नॉर्मल एप्लीकेशन चलाओगे तो वैर और फिर HTML डब्ल्यू के अंदर उसका होगा एक नॉर्मल PHP एप्लीकेशन। बट इन केस सपोज नोड जेएस है, जैंगो है, रूबी जेएस है या फिर कोई और एप्लीकेशन है, राइट। तो उस केस में उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फिर उस फोल्डर या फिर उस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है। तो एक सर्वर कुछ नहीं है, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। अब आउटसाइड से जब हम लोग देखते हैं कि सपोज मैं एक यूज़र हूँ यहाँ पे, तो मैं एक रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो मुझे अपना रिस्पॉन्स वापस मिल रहा है, राइट। तो जब ये रिस्पॉन्स जाता है तो ये कोई कोड अपने साथ नहीं ले जाता है, ये बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही ले जाता है। तो यहाँ पे एक कंप्यूट इंजन रहता है, सपोज करते हैं इसमें। सो इन केस अगर ये PHP का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो PHP एप्लीकेशन में ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये सिस्टम पे अगर कोई रिक्वेस्ट है, सपोज तुमने स्लैश ऐप मारा, ठीक है, google.com/app, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड होगा कि आने के बाद स्लैश ऐप पे वो रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्स भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ओवरव्यू था, एक्चुअल सर्वर का आर्किटेक्चर या वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होगा। बस ये अंडरस्टैंडिंग था कि हमारे जो 2 बग टाइप्स अभी कवर करेंगे, SSRF और LFI, उनके लिए था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं SSRF से कि SSRF क्या होता है। तो SSRF का फुल फॉर्म है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। एंड
SSRF का इन शॉर्ट सिंपल ये मतलब है कि तुम सपोज एक यूज़र हो, राइट, एंड तुम्हारा एक एप्लीकेशन है ये, तो इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होगा कि तुम इस लोकल होस्ट को एक्सेस करने के लिए एक डोमेन डालोगे, फॉर एग्जांपल google.com, तो ये इतना ही वर्क करेगा। बट सपोज करो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन चल रहा है, एंड यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एंड यहाँ पे एक अलग एप्लीकेशन है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, एंड तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो इन एनी वे अगर तुम इसको एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि इन एनी वे अगर तुम सर्वर पे रिक्वेस्ट मार पा रहे हो इन में से किसी एक एप्लीकेशन को, तो वो SSRF कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अपना लोकल होस्ट चालू करूँ, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं जैम्प सर्वर या कोई भी सर्वर चालू करूँ, तो वो लोकल होस्ट पे रन करेगा, राइट, बट वो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखेगा। एंड सपोज करो मैं अपना एक एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन होगा, इसको सिर्फ एक्सपोज करूँगा कि ओके कोई भी इंसान इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, बट ये एप्लीकेशन इन सबसे बात कर सकती है, बट ये एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। सो बाय एनी हाउ एक हैकर या एक अटैकर अगर इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा है, इस पर रिक्वेस्ट भेज पा रहा है, सो दैट विल बी एन SSRF। तो इसको और क्लियरली देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉग एप्लीकेशन दिखाया है उन्होंने कि एक ब्लॉग एप्लीकेशन है एंड इसमें कुछ चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने इनका मोटिव ये है कि स्लैश एडमिन जो होगा वो सिर्फ लोकल लोग से एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए स्लैश एडमिन एक्सेसिबल नहीं होगा। एडमिन इंटरफेस बाहर वर्ल्ड के लिए एक्सपोज नहीं है, ठीक है। सो हमें कुछ और चीज़ ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम वो एंड पॉइंट पर जा सकें। तो इसके लिए हम सब वर्कशूट में स्टार्ट करेंगे। मैं चैट में भी ये वाला लिंक ड्रॉप कर देता हूँ ताकि तुम लोग साथ साथ इसको देख सको, एंड सेम चीज़ तुम लोग भी अपने साइड से रिपीट कर सको। तो इनकेस अगर तुम्हारा बग सूट ऑन नहीं है तो एक बार बग सूट अपना ऑन कर लो ताकि साथ साथ प्रैक्टिकल एक बार देख पाओ कि क्या हो रहा है। तो सब लोग अगर एक दो लोग अगर बग सूट ऑन करने के बाद चैट में यस लिख दो तो आई कंटिन्यू। बग सूट और ये ब्राउज़र खोल लो, बस ऐसे दो टैब्स साइड में खोल कर रखो एंड ये लिंक के साथ। तो किसी ने ओपन कर लिया? राहुल ओपन कर लिया क्या, बताना एक बार। ठीक है, तो देखो अभी हमारा ये प्रोडक्ट एक फीचर है जो इस प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करता है इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट है, तुम देख सकते हो कि बहुत सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं। तो एज सुन एज सपोज मैं पैरिस चेक कर सेलेक्ट करता हूँ एंड चेक स्टॉक करता हूँ। सो एज यू कैन सी इसने एक रिक्वेस्ट सेंड किया है स्टॉक API एंड एक URL है। सो ये जो स्टॉक API है ये एक ऐसा इंटरनल फंक्शन है, सर्वर के अंदर एक फंक्शन है जो कुछ ऐसा काम करेगा प्रोबेबली।
तो प्रोबेबली स्टॉक एपीआई को एक ऐसा फंक्शन समझो, अगर ये स्टॉक एपीआई है, स्टॉक एपीआई, सो ये फंक्शन अंदर के लोकल होस्ट को कॉल कर रहा है या फिर अंदर के एक एप्लीकेशन को कॉल कर रहा है, एंड इस फंक्शन को सारे राइट्स है कि ये किसी भी एंड पॉइंट को कॉल कर सके। सो फॉर एग्जांपल इसको ये भी राइट होगा कि ये स्लैश एडमिन को कॉल कर सके अभी, ठीक है। जबकि हमने देखा था कि बाहर से हम डायरेक्टली स्लैश एडमिन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट क्योंकि ये इंटरनल एप्लीकेशन है तो मे भी इसका एक्सेस होना चाहिए। बट क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं, ये यूआरएल होगा यहाँ पे, जो ये यूआरएल होगा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये डालूँ कि स्लैश एडमिन, तो सेम चीज़ होगा कि इसको भी ये एक्सेस डिनाइड ही बोलेगा, क्योंकि बाहर का ये यूआरएल है एंड इसको एक्सेस नहीं है। बट जो भी यूआरएल बाहर से होते हैं, मतलब कि जो इंटरनल एप्लीकेशन है, उसका एड्रेस कुछ ऐसा होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली लोकल होस्ट स्लैश एडमिन, ऐसा यूआरएल ये प्रोबेबली कॉल कर सकता है। ट्राई करते हैं, एंड लैब डिस्क्रिप्शन में भी वही दिया था कि सेम यूआरएल को कॉल करना है, http ऐड, इस यूआरएल को कॉल करना है। तो इस यूआरएल को अभी रिपीटर में सेंड करेंगे, एंड ये यूआरएल को फिर रिप्लेस कर देंगे। एंड अभी सेंड कर दिया। तो एज यू कैन सी ये तो HTML दिख रहा है। तो HTML को रेंडर करने के लिए यहाँ पे एक रेंडर बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो एज यू कैन सी एडमिन इंटरफेस डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया यहाँ से, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं था। तो ये क्वाइट इसमें वल्नरेबिलिटी है कि ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, बट इंटेंशनल लैब है दिखाने के लिए से काम कर रहा है। तो इंटरफेस में दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस सेम यूआरएल को कॉपी करना है अभी। कॉपी करने के बाद प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट टैब पे जाना है, एंड फिर अभी ऑफ इंटरसेप्ट, फिर ऑन करना है उसको। ऑन करने के बाद यहाँ में से कोई भी स्टॉक जो रहेगा उस स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, एंड फिर चेक स्टॉक पे को क्लिक करना। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से वही आया यूआरएल, एंड इसको रिप्लेस करना है अभी एडमिन वाले एड्रेस से। सो अभी जैसे इसको रिप्लेस करेंगे, देन फॉरवर्ड पे क्लिक करना है या फिर इंटरसेप्ट ऑफ, दो कुछ भी कर सकते हो। तो एज यू कैन सी नीचे मेरे पास एक्सेस आ गया एडमिन डिलीट करने का, या फिर किसी को भी एडमिन एक्सेस है पूरा। तो लैब के अकॉर्डिंग मुझे यूज़र कार्लोस डिलीट करना है। सो मैं भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी ये एक्चुअली काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी होगी, ये जो रिक्वेस्ट भेजी थी ये डायरेक्ट इस यूआरएल से भेजी थी, तो ये लोकल होस्ट तो था नहीं एंड इस यूआरएल को एक्सेस है नहीं, तो दैट्स वाई ये यहाँ से डिलीट नहीं हो पाए। बट अगर हमको सेम चीज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता था ना, हमें ये यूआरएल पता है कि डिलीट फंक्शन ये पे, तो सेम चीज़ करते हैं, फिर से बैक जाते हैं, चेक स्टॉक पे क्लिक करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन होना चाहिए, एंड फिर चेक करते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। अर्ली अभी लैब सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके सॉरी, लोकल होस्ट का स्पेलिंग रॉन्ग था।
तो एज यू कैन सी लैब सॉल्व। तो एक बेसिक एग्जांपल था दिखाने का कि इनर एप्लीकेशन जो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है उसमें अगर अटैक कर सको, सो दैट मीन्स यू हैव एन SSRF। एंड SSRF एक बहुत छोटा अटैक तो नहीं, मतलब कि एक नॉर्मल अटैक है। SSRF को हम लोग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या फिर इन सिंपल वर्ड कमांड एग्जीक्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कमांड एग्जीक्यूशन बेसिकली अगर मैं टर्मिनल पे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या फिर टाइप कर रहा हूँ जैसे ये, तो ये एक कमांड है राइट, बट ये मेरे ही इंटरफेस पे रन हो रहा है राइट। एंड एज मैंने पहले बताया था कि जो हमारा सर्वर है, सपोज ये सर्वर है, सो ये भी लिनक्स का ही बॉक्स है ना, तो इसमें भी सेम कमांड्स रन हो सकते हैं। तो थ्रू द यूज़ ऑफ SSRF ये पॉसिबल है। तो अभी क्वाइट इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बग बाउंटी क्या होता है एंड फिर SSRF के रिपोर्ट सीखेंगे। तो बग बाउंटी इज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। HackerOne का एग्जांपल लेते हैं। तो HackerOne.com इज बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है बेसिकली, अगर सपोज तुम्हें किसी कंपनी में कोई बग मिला है एंड कंपनी को अगर तुम बग सबमिट करते हो, सो कंपनी विल गिव यू अ पे आउट एंड देन कंपनी तुम्हें पे करेगी उस बग को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी को भी अपनी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो बग बाउंटी बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, अराउंड 2011 एंड 2012 प्रॉपरली स्टार्ट हुआ था। HackerOne ने बहुत मेजरली इसको प्रमोट किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम ये सब प्रोग्राम्स देख सकते हो, वेराइजन मीडिया, स्लैक, कॉइनबेस, खान अकेडमी, ऑटोमेटिक, क्लाउडफ्लेयर, इस तरह से स्नैपचैट भी है। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्नैपचैट में कोई बग मिला है राइट, सो मैं स्नैपचैट के पेज पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन रहेगा कि मैं एक बग को रिपोर्ट कर सकूँ। एंड स्नैपचैट की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल जैसे अभी SSRF था या फिर कोई भी बग था, सो उसके अकॉर्डिंगली वो तुम्हें पे कर देंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स का प्रोफाइल है, बहुत कुछ है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे स्नैपचैट है, तो स्नैपचैट ने अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हमारे यही एसेट्स या फिर ये सब डोमेन्स पे तुम वर्क कर सकते हो एंड इन पे अगर कुछ मिले सो यू कैन रिपोर्ट। सो रिपोर्ट करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ कोई बग रिपोर्ट करना है, तो मैं एक एसेट सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल accounts.snapchat.com। देन बग कौन सा है, फॉर एग्जांपल SSRF अगर है तो SSRF, एंड उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि वो कितना क्रिटिकल है, लो है, वो रेट करना होता है। एंड देन एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लिखना होता है कि मुझे क्या बग मिला है, कैसे उसको कंपनी रिप्रोड्यूस कर सकती है एंड उसका इम्पैक्ट। सो अभी एक SSRF का ही एग्जांपल देखते हैं, जो HackerOne रिपोर्ट होगा एक। सो ये आई बिलीव GOV USA GOV वेबसाइट में इन्हें एक SSRF मिला था। प्रॉब्ली ये रिक्वेस्ट बर्बसूट जैसा ही दिख रहा है क्योंकि बर्बसूट से ही लिया गया है। सो इन्हें हेल्प डॉक्स/URL एक SSRF मिला कि ये उनके इंटरनल एप्लीकेशन के अंदर जा सकते थे एंड वहाँ से कुछ चीज़ें देख पा रहे थे। सो फॉर एग्जांपल ये AWS का IP है एंड ये जो है प्रोबेबली AWS एक्सेस कीज़ है। सो इन केस अगर ये एक्सेस की किसी के पास भी हो, तो वो उस कंपनी के पूरे AWS को कंट्रोल कर पाएगा, एज इन उसके EC2 इंस्टेंस को कंट्रोल कर सकता है एंड जो भी लिमिटेड एक्सेस होगा। तो सिमिलरली इनका इम्पैक्ट प्रोबेबली लो था
तो प्रॉबेबली लो इम्पैक्ट के कारण इन्हें सिर्फ $150 का ही रिवॉर्ड मिला यहाँ पे। बट SSRF का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भी होता है। फॉर एग्जांपल जो ये रिपोर्ट है, इसमें शॉपिफाई एक कंपनी है, ई कॉमर्स CMS है। तो इसमें इनको रूट एक्सेस मिला था SSRF के थ्रू। सो शॉपिफाई पेड आउट अराउंड $25,000। एंड इसमें एज यू कैन सी इन्होंने कंप्लीट मतलब उनका जो सर्वर था, सर्वर एक्सेस ही ले लिया था। तो दैट्स वाई इतना ये क्रिटिकल था। एंड एज यू कैन सी फिर इनको रिवॉर्ड मिला। सो दिस वॉज SSRF। सो अभी सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल। तो बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, अगर किसी को कोई डाउट है, छोटा मोटा कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हो। एज आई कंटिन्यू, या फिर समझ में आए तो ओके लिख सकते हो। ठीक है। सो अभी डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक इज बेसिकली, तो इसमें भी सर्वर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक लिनक्स सर्वर है, ठीक है। तो लिनक्स सर्वर में बेसिकली बहुत सारे फाइल्स हैं। इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। सपोज करो बहुत सारे फाइल्स होते हैं, राइट। तो एक फाइल का स्ट्रक्चर है, माइनिंग ऑफ बहुत सारे फाइल्स। तो अगर मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि www डायरेक्टरी में होगा, तो कोई भी अगर बाहर का यूज़र एक्सेस कर रहा है तो वो इसी डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा, राइट। एंड उसको इनमें से कोई भी डायरेक्टरीज का एक्सेस नहीं होना चाहिए एज पर एप्लीकेशन का फंक्शनिंग एंड वर्किंग। उसे कभी भी इन चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ये इनमें बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव हो सकती है या फिर यूज़ की नहीं होगी जो यूज़र को दिखानी चाहिए। तो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल बेसिकली एक अटैक है कि मैं डायरेक्टरीज इन रूट सर्वर की डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पाऊँ। तो ये एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सो इस लैब का एम ये है कि मैं ETC पासवर्ड फाइल को एक्सेस करूँ। तो एज यू कैन सी अगर मैं बाहर से ETC पासवर्ड लिखूँ तो प्रॉब्ली वो एक्सेसिबल, क्या वो नॉट फाउंड ही बोलेगा, नॉट फाउंड बोलेगा। क्योंकि ऐसा कोई फाइल अभी इस सर्वर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बिकॉज अगर तुम एक लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखोगे तो ETC फाइल ये है, राइट। एंड प्रोबेबली मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो अभी इसका डायरेक्टरी ये है var और जो ETC है उसका प्रोबेबली डायरेक्टरी है, इसका डायरेक्टरी है ये। सो अगर मुझे ETC पे जाना है तो प्रोबेबली एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरीज पीछे एंड फिर एक डायरेक्टरी ETC के आगे एंड फिर जो फाइल होगी, राइट। तो इनका कहना है कि इमेजेस में यहाँ पे वो वल्नरेबिलिटी है। सो ये URL लेते हैं एंड मैं इसे यहाँ पे भी लिख दूँगा कि तुम लोग ट्राई कर सको।
सो एज यू कैन सी जब ये इमेज लोड हुआ तो ये इमेज तो प्रोबेबली बिकॉज जो इंटरसेप्ट का ऑप्शन है उसमें पीएनजी फाइल्स एंड ये इग्नोर्ड है अभी, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट चली गई थी एंड फिर से अभी करते हैं तो आ जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है। तो फॉर एग्जांपल जब ये इमेज लोड हुई तो फ्लैश इमेज पे ये फाइल लोड हुई, राइट। तो प्रोबेबली जो इमेज का डायरेक्टरी होगा वो HTML के एक पीछे होगा या फिर उसी डायरेक्टरी में 55.jpg होगा। सो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो लिनक्स में प्रोबेबली अगर मैं सपोज़ यहाँ पे हूँ, राइट। तो अगर प्रोबेबली मुझे पीछे जाना है तो मैं ये करूँगा cd डॉट डॉट स्लैश, एज यू कैन सी ये एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, राइट। तो सिमिलरली अभी मुझे इसका लोकेशन नहीं पता है, बट मेरा एम ये है कि मुझे स्लैश मुझे etc पास WD जाना है, बट एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए जिससे पता चल सके कि ये फाइल कहाँ पे है। सो फर्स्ट इसी से ट्राई करते हैं, प्रोबेबली अगर लैब के लिए उन्होंने दिखाया होगा तो यहीं पे मिल जाना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्लैश करें तो प्रोबेबली मिल जाना चाहिए बिकॉज स्लैश रूट से स्टार्ट करेगा, तो इट शुड डिस्प्ले। अभी भी नो सच फाइल बोल रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ डायरेक्टरी से एक एक पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हो सकता है। अभी भी नो है, तो अगेन डॉट डॉट स्लैश नो। तो एज यू कैन सी लैब भी सॉल्व हो गया एंड हमें अपना फाइल भी मिल गया। एंड प्रोबेबली ये फाइल बहुत ही सेंसिटिव होता है, सो ये फाइल भी कभी दिखना नहीं चाहिए। सो दिस वॉज शॉर्ट एग्जाम्पल कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल क्या होता है, डायरेक्टरी पीछे ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल्स है। रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्ली बहुत ही कम मिलता है, मतलब कि रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स होते हैं। सो लेट्स सी हैकर वन के ही कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं फॉर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। सो इस केस में भी इन्होंने CSS डायरेक्टरी से पीछे जाके ETC पासवर्ड का एक्सेस किया था एंड उसका इनको रिवॉर्ड $500 मिला, प्रॉब्ली सेम एप्लीकेशन। प्रॉब्ली इसका इम्पैक्ट लो होगा इसलिए इतना कम रिवॉर्ड दिया है, वरना इसका रिवॉर्ड $5,000 से ज़्यादा ही होता है इन जनरल। एंड एक दो और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। सो प्रोबेबली यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं है क्योंकि ये नॉन पेबल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रिवॉर्ड्स नहीं देता होगा। तो इस केस में भी सिमिलर था, यहाँ पे उन्होंने पीछे जाने के लिए प्रोबेबली डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के लिए एनकोडिंग यूज़ किया। सो इन शॉर्ट एनकोडिंग क्या होता है उसको देखने के लिए डिकोडर पे जाते हैं एंड डॉट डॉट स्लैश लिखते हैं एड एनकोड एज URL। सो प्रोबेबली ये एनकोड किया है एंड मैंने शायद डबल एनकोड कर दिया गलती से। सो डॉट डॉट स्लैश को अगर एक बार एनकोड करेंगे तो %25 होता है। तो एनकोडिंग यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम ज़रूरी है क्योंकि सर्वर माइट भी चेकिंग ऑन कि अगर डॉट डॉट स्लैश रिक्वेस्ट में तो उसको रिजेक्ट कर दो। सो ये तो बेसिक अटैक्स थे। सो अभी थोड़ा बग बाउंटी पे बात करते हैं एंड बग बाउंटीज़ के लाइव एग्जांपल देते हैं कि मतलब वाई शुड यू ट्राई बग बाउंटी एंड तुम्हें क्यों करना चाहिए। तो अभी तुम लोग मोस्टली थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हो गए,
एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ हैकर वन में ही इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, और हैकर वन एक अकेला बग बाउंटी प्लेटफॉर्म नहीं है. वी हैव ऑल्सो क्राउड, इंटीग्रिटी है. एंड एज यू कैन सी ये कंपनीज बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी करती हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे से जाऊँ, सो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी जैसे ट्विटर है, सो ट्विटर के एक दो रिपोर्ट्स देखते हैं. एज यू कैन सी ट्विटर बहुत अच्छा पे करता है. एंड अगर कोई भी छोटी सी वनरेबिलिटी भी मिले तो ये क्वाइट गुड पे. तो टू स्टार्ट ऑफ तुम लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जितने लैब्स हैं पोर्ट्सफिगर पे, तुम लोग उन पे पढ़ सकते हो खुद से. इतने सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड हैं एंड ये क्वाइट ओवरवेलमिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है. सो अगर छोटे से भी स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड बहुत सफिशिएंट होगा कि तुम्हें बेसिक नॉलेज मिल जाए. एंड फिर इसके अलावा भी बहुत सारे लैब्स हैं जिन पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैब है पेन टेस्टर लैब्स. तो यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं. एंड तो प्रॉब्ली स्लो इंटरनेट के कारण ये लोड नहीं हो रहा होगा, बट प्रॉब्ली प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्लेसेस हैं. इफ़ यू नीड एन लिंक मैं शेयर कर दूंगा. बट एज ऑफ नाउ काफ़ी था. एंड ये मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें खुद का पे आउट दिखाऊँ तो ये सिर्फ मेरा अभी सितंबर से टोटल पे आउट है. एंड मतलब उतना भी हार्ड नहीं होता, इजी होता है. बट सिर्फ है कि तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए कि तुम बग्स ढूंढ पाओ, एंड काफ़ी ईजी रहेगा फिर. तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी, एंड फिर फाइनल रैप अप करेंगे. ठीक है, इन केस किसी का क्वेश्चन नहीं है ये फिर अटेंड. अच्छा ओके, कोर्स के पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल. यश मतलब कौन सा सर्टिफिकेशन बोल रहे हो? अगर माइक ऑन करके बोल सको तो इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा. वेब सिक्योरिटी का या और हैकिंग का प्रोसेस के लिए आपने जब ये जैसे लैब लिया था इसके. हाँ, तो देख यश देखो ऐसा है कि सर्टिफिकेशन वेब सिक्योरिटी का प्रॉब्ली बहुत कम होता है. मतलब कि अगर तुम्हें सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना है तो मैं दो तीन बता सकता हूँ. फॉर एग्जांपल एक OSCP होता है. मतलब अच्छे सर्टिफिकेशन है. OSCP है, फिर OSWE है. OSCP मतलब ये इसमें नेटवर्क भी कवर होता है एंड ये थोड़ा बेसिक लेवल है. एंड वेब का एक है OSWE. ये प्रॉब्ली वेब पे फोकस करता है, बट ये थोड़े एडवांस सर्टिफिकेशन होते हैं. सो प्रॉब्ली एक बार अगर तुम बेसिक्स जैसे पोर्ट फिगर है उन पे अगर बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे एंड एक वेब कैसे वर्क करता है उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर प्रॉब्ली OSCP या OSWE अच्छे सर्टिफिकेशन होते हैं. इनके लिए तुम बाद में जा सकते हो, बट फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. एंड एग्ज़ाम्स का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है. सो प्रॉब्ली ये थोड़ा लेट करो एज एन जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए
फिर बट पोर्ट्स वगैरह मतलब ये सब जो है ना, ये सब लैब्स है, मतलब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं है। आई होप क्लियर हो। ठीक है, इन केस और किसी का कोई डाउट नहीं है तो ये फॉर्म फिल कर देना, तुम्हारा अटेंडेंस फॉर्म है। एंड 1-2 मिनट और वेट करते हैं एंड फिर एग्जिट। बाद जिनको अगर कोई सवाल नहीं पूछना है तो फॉर्म फिल कर दो एंड यू कैन एग्जिट नाउ। pen tester lab having free, okay. I think pen tester lab paid है probably, क्योंकि हाँ pen tester lab probably paid है क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज है। अगर मेरा लॉग्ड इन होगा तो सो हाँ pen tester lab probably paid। बट तुम्हें स्टार्टिंग में जो क्या बोलते हैं पोर्ट्स फिगर है ना, वो इनफ है, इनफ रिसोर्स है उसमें, तो प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ही है। तो वहाँ से स्टार्ट करना इजी रहेगा एंड ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस उसमें, तो देख सकते हो। तो इन केस किसी का डाउट नहीं है तो अभी मीटिंग रिकॉर्ड में बंद करता हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप तुम्हें कुछ सीखने मिला हो। एंड इन केस कोई और डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। नंबर तो है ही ग्रुप पे, ठीक है।